डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 10th क्लास मैथ्स की 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में का ये जो दूसरा एक्सरसाइज है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर सेकंड 3.2। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक चीज़ आपको क्लियर करूँ। ठीक है, इसलिए कि इसमें कुछ खास है नहीं, जो नई चीज़ है जो शामिल किया गया है इस एक्सरसाइज में, मैं चाहता हूँ कि उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर उस चीज़ को आप बखूबी समझ लेते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज भी आप खिलौने की तरह हल कर लेंगे। ओके, तो चलिए उसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको पहले जानना जरूरी। उसको हम बताए भी थे, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ठीक, यहाँ होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, एक और इसमें चूँकि समीकरण के युग्म होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो समीकरण एक साथ होते हैं, उनको हल करना होता है। आप हल कर चुके हैं 3.1 में, याद कीजिए ज़रा सा। ठीक है, और ये है C2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दोनों, ये पहले वाले इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए। ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ जानना क्या है? ठीक है, जो हम ग्राफ खींचते हैं, जिसको कि हम ज्योमेट्रिकली कहते हैं या हिंदी में उसको ग्राफीय विधि कहते हैं या ज्यामितीय रूप। ठीक है, उसके लिए कि किसी भी दिए गए इक्वेशन का, जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा आएगा। जो दो लाइन मिलेंगे, दो रेखाएं मिलती हैं हमें, जैसे कि आपने पहले हल किया सवाल 3.1 में, किस तरह से कि पहले इक्वेशन डेवलप किया हमने, वर्ड प्रॉब्लम था, शाब्दिक समस्या थी, तो उसका हमने पहले समीकरण बनाया, फिर उससे टेबल ज्ञात किया और उस टेबल की सहायता से ग्राफ ज्ञात किया। ग्राफ ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि लाइन कैसी है, रेखाएँ कैसी हैं। लेकिन अगर हम चाहें, ठीक है, तो यहाँ एक विधि स्पष्ट मैं करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आपके बुक में भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको देखें, शायद कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले, ठीक है, हम उसकी जांच कर सकते हैं कि जो दो रेखाएं मिलेंगी वे हमें किस प्रकार की मिलेंगी। तीन स्थितियाँ बनती हैं। एक तो ये कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। दूसरी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर, ठीक है। और दूसरी और तीसरी में ये संभावना बनती है कि पैरेलल लाइंस मिलेंगे। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, तो हम इससे जांच करके पहले ही पता लगा सकते हैं कि किस तरह की हमें रेखाएं प्राप्त होंगी और उसके हल किस प्रकार के होंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या शर्त है? पहला जो शर्त है वो ये कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आगे हमें विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ है a1, माने x का गुणांक जो होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है। पहले समीकरण के y का जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो b1 होता है। और जो कांस्टेंट पद होता है, अचर पद जो चेंज नहीं होता है, उसको c। ठीक है, पहले समीकरण का जो कांस्टेंट पद है उसको c1 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2, b के गुणांक को b2, y के गुणांक को b2 और ये जो दूसरा है ये c2। ठीक है, तो अगर a1/a2 बटा में करें और फिर b1/b2 से तुलना करें कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आगे c1/c2 को लेकर के कोई चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से स्पष्ट है कि इसका जो
ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ही प्राप्त होगा। ओके, वन यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इस तरह का अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आगे हम एग्जाम्पल बुक में मिलेगा, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और यदि सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा C1/C2 भी बराबर है तो, ठीक ना, कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती हैं। कोइंसिडेंट मतलब कि देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर होता है तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, मतलब समपाती रेखाएं, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर दूसरी प्राप्त होगी इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ केवल एक ही रेखा दिख रही है, इसका मतलब यह है कि दो समीकरण के लिए जो दो रेखाएं प्राप्त हुई हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक। और इस तरह की स्थिति में अनंत हल होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ केवल एक हल होगा, केवल एक हल, अद्वितीय हल। यहाँ अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है, कोई ये रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, तो इस तरह की परिस्थिति आती है तो उसके अनेक हल होंगे, ठीक। और तीसरी परिस्थिति क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसके लिए इस तरह की अगर परिस्थिति बनती है तो रेखाएं जो हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, और इस तरह की परिस्थिति में कोई हल नहीं प्राप्त होता है। उन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल, देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये चीज़ जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं NCERT के, उनकी बुक में पेज नंबर 46 पर दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ये चीज़। और हिंदी मीडियम जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए है, बता देता हूँ आपको, 51, पेज नंबर 51 पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ तो हो गया कि परिस्थिति कैसी होगी, ठीक है। तो रेखाएं किस तरह की प्राप्त होंगी, हल किस तरह का होगा, हल होगा नहीं होगा, एक हल होगा या बहुत हल होगा, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। और अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जब क्वेश्चन हल करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं, सेकंड क्वेश्चन से ही पता करना है, ठीक है, तो पता चलेगा। आप थोड़ा सा ये पेशेंस रखें, धीरज रखें। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.1 का 1, ठीक है, ये इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically, ठीक है। नीचे दी गई समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए सवाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। सवाल को गौर से पढ़िए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या बतानी है। सवाल है कुल हैं कितने विद्यार्थी, 10 प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। उसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से
4 अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना कि, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सपोज दैट नंबर ऑफ द बॉयज इज x। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या x है। इसलिए अरे लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, सॉरी, लड़कियों को भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो बोला, माना कि लड़कों की संख्या x है, इसलिए लड़कियों की संख्या इसलिए नहीं, तथा लड़कियों की संख्या y है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सपोज दैट नंबर ऑफ द बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए प्रश्न के पहले भाग से क्या होगा, x प्लस y। हम लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 10। चूँकि हम जानते हैं पहले से दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो यह है लड़कों की संख्या, यह है लड़कियों की संख्या, ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये समीकरण 1 डेवलप हो गया। इंग्लिश वाले लिखेंगे hence according to the first part of the question x plus y is equal to 10 and और प्रश्न के अगले भाग से देखिए, प्रश्न के अगले भाग में क्या है, दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इजकल टू -4 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त करेंगे, 4 प्राप्त करेंगे कि नहीं। और ये देखिए, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 10 भी प्राप्त होता है। ठीक, हमने अनुमान लगाया एक तरह से, ये है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या, लड़कों से लड़कियों की संख्या यहाँ 4 अधिक हो रही है। ठीक है, तो यदि हम इसको इस तरह से लिखें तो -4 प्राप्त करेंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि y माइनस एक्स इजकल टू 4, ऐसे भी लिख सकते थे, y माइनस एक्स इजकल टू y माइनस एक्स इजकल टू 4 लिख सकते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए 1 और 2 हमने प्राप्त कर लिया। हमें हल किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें समीकरण 1 को लेकर के टेबल ज्ञात करना होगा, फिर समीकरण 2 को लेकर के टेबल ज्ञात करना होगा और ग्राफ खींचना होगा, जैसे कि आप 3.1 में तीनों क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या, x प्लस वाई इजकल टू 10 है। तो अगर हम इसको ऐसे करें 10 माइनस वाई, वाई को इधर ले जाएंगे, माइनस होगा। अब यहाँ y का मान लेते जाएंगे तो x का मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिखेंगे नाउ टेकिंग y इजकल टू समथिंग समथिंग समथिंग। अब एक y बराबर 4 लेने पर y बराबर 4 लेने पर
तो हो जाएगा 10 घटाओ 4 बराबर 6। देखिए ये था x बराबर 10 माइनस वाई, तो y की जगह पर हम 4 रख लिए, 4 रख दिए, तो पाते हैं कितना 6। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे और टेबल ज्ञात करेंगे। यहाँ टेबल को हम डिनोट कर लेते हैं, बाद में ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। यह x, यह y बराबर 4 है तो x बराबर 6 है। अगेन हम आगे लिखेंगे, यहाँ मिटा देते हैं ऊपर वाला। बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा केवल समझना है और थोड़ा सा लॉन्ग लगता है कि लॉन्ग है, वास्तव में लॉन्ग जैसा कुछ है नहीं और कठिन जैसा कुछ नहीं है। पुनः y बराबर 5 लेने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे, अगेन टेकिंग y इक्वल टू 5 वी गेट, देखिए 5 हमने लिया, y बराबर 5 लिया तो x बराबर भी 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगेन फिर से चूँकि हमें 3 मान लेने हैं, पुनः y बराबर 6 लेने पर y बराबर 6 लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 घटाओ 6 बराबर 4, 6। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। y बराबर हमने क्या लिया है 6, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। ये पहला टेबल हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इस समीकरण को लेंगे और फिर एक टेबल ज्ञात करेंगे। ओके, अब समीकरण 2 से नाउ फॉर्म इक्वेशन 2 क्या था उसमें कि x माइनस वाई इजक्वल टू -4 x इजक्वल टू -4 प्लस वाई। वाई को इधर ले जाएंगे, ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा। आप इक्वेशन का नियम जानते हैं सॉल्व करना, उसके नियम से मैं कर रहा हूँ। एंड नाउ वी विल टेक द वैल्यूज ऑफ x वन बाय वन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ we put the value of y in this equation and we get the value of x. ओके, हम अब यहाँ y का मान लेते जाएंगे और x का मान अलग अलग प्राप्त करते जाएंगे जैसा कि हमने पहले किया है। अब y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर x बराबर कितना आता है -4 प्लस 2 बराबर -2। अगर हम y बराबर क्या लेते हैं, दूसरा टेबल में y बराबर हमने लिया है 2, x बराबर क्या पाते हैं -2। इस तरह से हम कोई भी मान ले सकते हैं। पुनः y बराबर 3 लेने पर x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 3। ठीक है, तो हो जाएगा -1। हमने y बराबर क्या लिया 3, पाया क्या -1। पुनः y बराबर 4 लेने पर x बराबर -4 प्लस 4 इजकल टू 0। ठीक है, 0। हमने y बराबर कितना लिया 4, x बराबर क्या प्राप्त किया 0। तो अब हमें टेबल ज्ञात हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस टेबल की सहायता से इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक, ग्राफ खींचना ईजी है, आप जान चुके हैं किस तरह से ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे हम इस तरह से, वाई यहाँ हो गया 0,
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से संख्याएं लेते जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 5, ठीक है। हमारा पहले वाले टेबल में है x 6 और y 4, x 6 और y 4, तो लगभग ये बिंदु हुआ 6 और 4, 5 और 5, 5 और 5, लगभग ये बिंदु हुआ 5 और 5, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स से जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, फिर दूसरे टेबल की सहायता से x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 यहाँ है और ये 2 यहाँ है, तो ये तो पॉइंट मिला हमें यहाँ, इसको लिखेंगे -2 और 2। फिर है -1 और 3, -1 और 3, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ -1 3। फिर है 0 और 4, 0 और 4, ये है पॉइंट 0 4, ठीक है, ये पॉइंट है। इन दोनों से मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफीय विधि से हमने इसको हल कर दिया है, और हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही इस क्वेश्चन का हल है, ठीक। चूँकि ये ग्राफ नहीं है और मैंने लाइन बिना मेजरमेंट के ऐसे ही खींचा है, ये जो इंटरवल्स हैं वो एकदम इक्वल नहीं है, मैंने अंदाजे से खींचा है, और ये लाइन भी पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस टेबल की सहायता से ग्राफ की नोटबुक में हल करेंगे तो आप एक्यूरेट आंसर प्राप्त करेंगे। क्या ये जो पॉइंट है, देखिए कटन बिंदु, ये लगभग 7 के सामने है, 7 के सामने है, तो इसका मतलब कि y इक्वल टू क्या है, 7 है, और ये देखिए यहाँ लगभग 3 के सामने है। देखिए अगर हम यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मिलाने की कोशिश करें तो लगभग 3 और ये लगभग 7, ठीक है। तो ये है आंसर। क्या इससे से आंसर क्या प्राप्त होगा, आप इसको ग्राफ की कॉपी में हल करें, आपको चूँकि मतलब एक्यूरेट आंसर प्राप्त करना है, यहाँ एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका आंसर हम, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है, देखिए आप भी, ये पॉइंट 3 के सामने हो रहा है, ये पॉइंट 7 के सामने हो रहा है, तो एक अक्ष पर कितने का मान हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7, ठीक है। अर्थात लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। ये प्रश्न में जो भी शर्त दिया गया है उसको पूरा करता है। अब देखिए 3 और 7 से 3 + 7 इक्वल टू 10, कुल विद्यार्थी 10 थे तो यहाँ 10 आ रहा है। दूसरा शर्त था ये कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यहाँ भी 4 अधिक हो रहा है, ठीक है। याद कीजिए हमने माना था ना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ ये शर्त भी पूरा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर, क्वेश्चन में जो शर्त रखा गया, हमने जो आंसर प्राप्त किया, तो ये आंसर उन दोनों शर्तों को पूरा करता है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये आंसर है, याद रखिए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ऐसा ही सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 pencils and 7 pens together costs Rs 50, whereas 7 pencils and 5 pens together costs Rs 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, हिंदी वालों के लिए है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम इसी तरह का सवाल है, ऐसे ही हल करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए हम कोशिश करते हैं। आप कर सकते हैं, अगर आप खुद प्रयास करें तो आप कर लेंगे। चलिए मैं कर देता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है आपको कि मैं 100% सॉल्यूशन दूंगा, साथ ही 100% कंसेप्ट भी मुझे क्लियर करना है। तो मेरे वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप तो उसको थोड़ा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ देखें, समझें और ख़ुद भी कोशिश करें तो आप कर पाएंगे। चलिए यहाँ हम क्या मानेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, चूँकि पहले है पेंसिल, मूल्य 100 रुपया है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सपोज दैट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज Rs X एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज Rs Y, और एक कलम का मूल्य Y रुपया है। ठीक है, तब प्रश्न के पहले भाग से नाउ या देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। शर्त क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। ठीक है, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, एक कलम का मूल्य Y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y इक्वल टू जोड़ के कितना है? दोनों का मूल्य, कुल मूल्य कितना है? 50। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न के अगले भाग से प्रश्न के अगले भाग से नाउ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी गेट। फिर क्या दिया गया है कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y इज इक्वल टू 46 तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये है अलजेब्रिक फॉर्म, बीजगणितीय रूप में हमने लिख दिया इसको, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के रूप में लिख लिया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से समीकरण 1 से और समीकरण 2 से को हल करके टेबल ज्ञात करेंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो मैं चलिए अब शुरू करता हूँ यहाँ से। अब समीकरण 1 से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? फॉर्म इक्वेशन 1 क्या है? यहाँ समीकरण 1 है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ 5x को रखें, 5x को रखते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y। अगर इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7y। और फिर यहाँ x प्राप्त करना है चूँकि हमको, तो x माइनस 7y बटा 5।
देखिए ये 5, यहाँ अब केवल 5x बचा हुआ है, तो 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है। 5 को जब हम साइड चेंज करेंगे, इस साइड ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो वो बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना है। यहाँ y की जगह पे हम मान लेंगे, y का मान लेंगे, रखेंगे और इसको हल करेंगे तो x का मान प्राप्त कर सकते हैं और फिर टेबल बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पहले मैं खाना बना लेता हूँ अपना। दोनों समीकरण से जो प्राप्त होगा हमें मान, ज़रूरी है xy। ठीक है, अब यहाँ हम रखेंगे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि अब y बराबर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि y बराबर हम क्या लें, कि उसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 में से उसको घटाएंगे और 5 से भाग करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा यहाँ बटा में है तो सोच समझ के लेना होगा। जैसे हम यहाँ y की जगह 5 ले सकते हैं, क्योंकि y की जगह 5 लेते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा। 50 में से 35 को हटाएंगे, 15 प्राप्त होगा, जो 5 से पूरी विभाजित होगा। यही सोच करके हम मान लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ y बराबर 5 लेने पर, ठीक है, क्या होगा, x बराबर 50 - 7 × 5/5। अब ध्यान दीजिए आप, तो हो जाएगा 50 - 35/5, तो हो जाएगा 15/5। ये कट के आएगा 3। देखिए y बराबर हमने क्या लिया, 5। y बराबर हमने क्या लिया है, 5। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, इस तरह से करके लेना होगा। चलिए अगला मान लेता हूँ मैं। दूसरा, पुनः y बराबर, सोच के लेना पड़ेगा फिर कि हम फिर क्या मान लें। ठीक है, y बराबर हम 10 ले सकते हैं। 10, एक बार 10 लेते हैं। y बराबर 10 लेने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 50 - 7 × 10। देखिए y की जगह पे यहाँ था, y की जगह पे हमने 10 लिखा और बटा 5, तो क्या प्राप्त होगा, 50 घटाओ 70/5, तो ये होगा -20/5, मतलब कि -4। अगर हमने y बराबर क्या लिया, 10, तो x बराबर क्या मिला, -4 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह से पुनः y बराबर, फिर एक मान सोचना पड़ेगा हमें कि कुछ ऐसा मान लें 7y यहाँ हमने लिया है y बराबर 5, -5 लें तो -5 ले सकते हैं। y बराबर -5, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ पूर्णांक प्राप्त करने के लिए। अगर डेसिमल में प्राप्त करना हो तो हम कोई भी मान ले सकते हैं और उसको डेसिमल में ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको वो जो ग्राफ है उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ की कॉपी में जब आप हल करेंगे तो काफ़ी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ ग्राफ तो है नहीं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इस तरह से ले रहा हूँ। x बराबर हो जाएगा 50 - 7 × -5/5, तो हो जाएगा 50। देखिए ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, इतना +5 = 85/5, मतलब कि 17 प्राप्त हुआ। अगर हम -5 लेते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होता है, 17। तो पहला टेबल हमने ज्ञात कर लिया, इसी तरह से दूसरा टेबल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है,
यहाँ क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से इंग्लिश वाले लिखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 7x प्लस 5y इजकल टू कितना है 46। ठीक है, इसको हल करना है हमें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 5y इजकल टू 46 माइनस 7x। इसको अगर हम इधर ले जाएँ तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। ठीक है, देखिए उसी तरह से फिर सोच समझ के हमको मान लेना पड़ेगा, x का मान लेना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 46 में से इसको हटाना पड़ेगा और फिर जो बचेगा उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो सोच समझ के मान लेना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये है 46, 7 दूनी 14। यहाँ अगर हम x का मान -2 लें तो माइनस माइनस प्लस 14 प्राप्त होगा और इसको जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त होगा, हो जाएगा। अब x बराबर -2 लेने पर, -2 लेने पर टेकिंग x इजकल टू -2। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्यों हमने लिया, माइनस में क्यों लिया। 46 माइनस 7 माइनस 2 बाई 5, ध्यान दीजिए 46 प्लस ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 60 बाई 5 इजकल टू 12। प्राप्त होगा, 12 25 60। ठीक है, ठीक। देखिए x बराबर हमने क्या लिया है -2, y बराबर क्या प्राप्त हुआ 12। ठीक है, चलिए अगला मान लेना है, तो पुनः x बराबर सोचना पड़ेगा क्या लेंगे, फिर यह है हमारा समीकरण। x बराबर 3 भी ले सकते हैं, फिर 7 तरीके 21 हो जाएगा, घट के हमारा हमको मिलेगा शायद, देखते हैं 25 मिलेगा। x बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 3 बाई 5। ध्यान दीजिए यहाँ 46 माइनस 21 बाई 5, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2 बाई 5 इजकल टू 5। ठीक है, देखिए हमने x बराबर क्या लिया 3, y बराबर क्या मिला 5। ठीक है, एक और मान लेना है, फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा। चलिए वो ले लेते हैं हम, कितना -9 ले लेते हैं, -7, 7 49, 9 6 15 आ जाएगा। चलो पुनः x बराबर -7 लेने पर y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू -7 बाई 5, तो हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 49 बाई 5। ठीक है, 9 6 9 और 6 15, 9 6 15 9/5 19 बचे 95। हमने क्या लिया है, x बराबर क्या लिया है -7,
और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 19, y बराबर प्राप्त हुआ 19। हो गया, टेबल ज्ञात हो गया। अब हम इस टेबल की सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा स्पेस अधिक चाहिए हमें, ज़रा ध्यान दे लेंगे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, माइनस में कहाँ तक, x 4 तक, माइनस में y 5 तक है केवल, और इसमें y माइनस नहीं है, x माइनस है 7 तक, x माइनस है 7 तक, y है -5 तक। -7 तक। ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए अब वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बस इतना ही काम है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अरे 19 तक ज़रूरत है जी। y 16 17 18 19, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ है x3 y5 x3 y5, ये बिंदु हुआ। थ्री 5, फिर क्या है -4 10, -4 यहाँ है और 10 यहाँ है, -4 10। तीसरा में क्या है 17, x = 17 और y = 5, x = 17 y = 5, लगभग ये पॉइंट है। सेवेंटीन और 5, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है,
चलिए दूसरा टेबल देखते हैं। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 12। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 12। -2 और 12, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5, यही बिंदु मिल गया। और फिर है -7 और 19, -7 और 19, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या है? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। क्योंकि इस पॉइंट को देखिए x अक्ष के सामने, x एक्सिस पर 3 के सामने है और y अक्ष पर 5 के सामने है। इसका कोऑर्डिनेट भी है, निर्देशांक भी है 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, जरा आंसर देख लेते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। और 5, ठीक हो गया। ये है सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग फील करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।